आपको बताएं कि आम इंतखाबात के नताइज को उम्मीदवारों ने चैलेंज करना शुरू कर दिया। आज भी मुख्तलिफ उम्मीदवारों की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर की गई हैं। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़। देखिए जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध हाई कोर्ट कराची में। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम इंतखाबात में फॉर्म 47 जारी करने के खिलाफ आज भी दरख्वास्तों का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ उम्मीदवारों की जानिब से आज भी सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की जा चुकी हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार और जमात इस्लामी के उम्मीदवार शामिल हैं। आज जो है PS 106 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार जो हैं सैयद अब्दुल रशीद ने आज़ाद उम्मीदवार के खिलाफ ये दरख्वास्त जो है वो दायर की है, जिसमें उनका कहना था कि फॉर्म 45 के मुताबिक उनके सबसे ज़्यादा वोट थे और उनके पोलिंग एजेंट के बगैर फॉर्म 47 जो हैं वो तैयार किए गए और फॉर्म 47 में इलेक्शन नताइज में और वोटिंग के एदाद शुमार में रद्दोबदल किया गया है। लिहाजा उन्होंने भी आज अदालत से रुजू किया है। इसी तरह PTI के PS 95 से भी उम्मीदवार ने आज अदालत से रुजू किया है और फॉर्म 47 को उन्होंने चैलेंज किया गया है। इसी तरह NA 250 के उम्मीदवार हैं PTI के, उन्होंने भी आज अदालत में रुजू किया। मजमूई तौर पर अब तक जो है 40 के करीब दरख्वास्तें दायर की जा चुकी हैं, जिसमें कौमी असम्बली के हलकों से जो है 14 से ज़ायद दरख्वास्तें दायर हो चुकी हैं, जबकि दीगर दरख्वास्तें जो हैं वो PS हलकों के जो नताइज हैं उनको चैलेंज किया गया है। लिहाजा अदालत की जानिब से जो कल समाअत हुई थी, जिस पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया था। जी, पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज फिर होगा। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुख्तलिफ जमातों से राब्तों के लिए कमेटियों का ऐलान होगा। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे आज जमाली से। जी देखिए, पीपल्स पार्टी का कल शाम इस्लामाबाद में जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ था, वो रात गए तक जारी रहा, लेकिन उसमें काफ़ी फैसले नहीं हो सके। इस वजह से आज दोपहर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास दोबारा इस्लामाबाद में होगा। जो इजलास हुआ है उसके बारे में कुछ रहनुमाओं से हमारी बात हुई है, तो पता चला कि इजलास के अंदर दो किस्म की आरा थी, दो किस्म की राय थी। एक राय तो ये थी कि अगर इतनी मजबूरी है कि हुकूमत में शामिल होना है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वज़ारत उज़्मा का ओहदा भी नहीं मिल रहा, तो फिर वज़ारतें नहीं लेनी चाहिए और हुकूमत का सिर्फ हिमायत हुकूमत की करनी चाहिए। अपोजिशन में अगर ना भी रह सके तो हुकूमत में शामिल ना रहे, सिर्फ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को सपोर्ट करें। लेकिन दूसरी राय ये थी कि हुकूमत में शामिल होना चाहिए, सदारत का ओहदा लेना चाहिए, कौमी असम्बली की स्पीकरशिप लेनी चाहिए और सेनेट का चेयरमैनशिप लेना चाहिए। अब ये आरा थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। इजलास को मुख्तलिफ जमातों के साथ जो राब्ते थे, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की जो शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई थी या दीगर जमातों से जो बैकडोर राब्ते हुए थे, उसके बारे में इजलास को आगाह किया गया। हमारी बात हुई है इजलास में शरीक सेनेटर शरीर रहमान से, जिनका कहना था कि कुछ कमेटियां बनाने पर इत्तेफाक हुआ है और ये कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। आज उनका ऐलान होगा। ये कमेटियां मुख्तलिफ सियासी जमातों से हुकूमत साजी के सिलसिले में राब्ते करेंगी। आज जब इजलास होगा तो बकौल शरीर रहमान के इजलास के बाद मीडिया को तमाम फैसलों से आगाह किया जाएगा। बहरहाल अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी नतीजे तक नहीं पहुंची है कि आया हुकूमत में शामिल होना है, आया हुकूमत का हिस्सा बनना है, अपोजिशन में जाना है, वजारतें लेनी है, नहीं लेनी है, नून लीग के साथ मिलकर वफाक, पंजाब, बलूचिस्तान और दीगर सूबों में हुकूमतें बनानी है या नहीं बनानी है, MQM के साथ राब्ते रखने हैं या नहीं रखने हैं, आगे चलकर क्या रास्ता अख्तियार करना है, सूबा सिंध में किसको कायदे ऐवान बनाना है, किसको नहीं बनाना है, स्पीकर किसको बनाना है। ये तमाम फैसले जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल कमेटी के इजलास में होने हैं, जो आज दोबारा पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होगा। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने सिंध में हुकूमत बनाने और काबीना में वज़ारतों के कलमदान देने के हवाले से मुशावरत शुरू कर दी। असम्बली में कायद-ए-अवान के लिए मुराद अली शाह, फरियाल तालपुर और नासिर हुसैन शाह के नामों पर गौर किया जा रहा है। आज जमाली की रिपोर्ट।
सिंध असेंबली में पार्टी पोजीशन वाज़ेह हो गई। पीपल्स पार्टी ने 3 आज़ाद अरकान से राब्ता कर लिया। सिंध असेंबली के 168 के ऐवान में पीपल्स पार्टी को खवातीन की 10 और अक़लियतों की 6 नशस्तें मिलने का इम्कान है, जिसकी वजह से सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी की कुल नशस्तों की तादाद 110 तक हो सकती है। दूसरी बड़ी पार्टी की पोजीशन MQM पाकिस्तान ने हासिल कर ली है। सूबाई असेंबली की 28 जनरल नशस्तों पर MQM को खवातीन की 6 से 7 और अक़लियतों की 3 से 4 नशस्तें मिलने का इम्कान है। सिंध असेंबली में कायदे ऐवान के लिए मुराद अली शाह, फरयाल तालपुर और नासिर हुसैन शाह के नामों पर गौर किया जा रहा है, जबकि शर्जील इनाम मेमन, सईद गनी और सरदार शाह भी वजीर आला की दौड़ में शामिल हैं। स्पीकर सिंध असेंबली के लिए आगा सिराज दुरानी, निसार खोड़ो और रेहाना लगारी के नामों पर गौर किया जा रहा है। अलबत्ता सिराज दुरानी ने क़यादत से वजारत मांग ली है। आजिज जमाली, कराची। को बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से राब्ता किया है। टेलीफोनिक राब्ते में गवर्नर सिंध ने सिराजुल हक से जमात इस्लामी की इमारत से इस्तीफ़ा वापस लेने की अपील की है। गवर्नर सिंध का कहना था कि पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त हम पर हैं, मुल्क की मफाद की खातिर एक एक कदम पीछे हटें। आपको आगाह कर रहे हैं कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से राब्ता किया है। टेलीफोनिक राब्ते में गवर्नर सिंध ने सिराजुल हक से जमात इस्लामी की इमारत से इस्तीफ़ा वापस लेने की अपील की है। गवर्नर सिंध का कहना था कि पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त हम पर हैं, मुल्क की मफाद की खातिर एक एक कदम पीछे हटें। आपको आगाह करते चलें कि गवर्नर सिंध का अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। गवर्नर कामरान खान टिसोरी की सिराजुल हक से इस्तीफ़ा वापस लेने की अपील है। मज़ीद जानेंगे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, बताएगा कि इस्तीफ़ा वापस लेने की अपील की गई है। जी देखिए, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने थोड़ी देर कबल टेलीफोनिक राब्ता किया है अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज अपनी जमात इस्लामी के उहदे से इस्तीफा देने का ऐलान किया था। तो गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने सिराजुल हक कहा है कि वो अपना इस्तीफा वापस ले, क्योंकि इस वक्त जो मुल्की मफादात हैं उसमें हम सबको एक कदमों के साथ चलना है। दुनिया भर की नजरें पाकिस्तान की सियासत पर हैं। इस वक्त मुल्क किसी भी किस्म के अदम इस्तेहकाम को बर्दाश्त कर सकता, लिहाजा आप अपना इस्तीफा वापस लें और मुल्क में अपना किरदार अदा करें। आप एक सीनियर सियासतदान है, पाकिस्तान के एक नामवर सियासतदान है और आपको बड़ी अहमियत है मुल्क के मजहबी हल्कों में, लिहाजा आप सियासी सूरत हाल में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे यानी गवर्नर सिंध ने कहा कि वो उनसे गुजारिश करते हैं कि वो अपने इस्तीफे का ऐलान वापस ले और दोबारा मुल्क की सियासत में अपना किरदार अदा करें। आजिज़, तो क्या सिराजुल हक की जानिब से इस पर उनका कोई मौक़िफ़ सामने आया है? अजी गवर्नर हाउस से एक एलामिया जो जारी हुआ है इस मुलाकात के बारे में, उसमें सिर्फ ये बताया गया है कि गवर्नर सिंध ने उनसे अर्ज की है कि आप जो है अपना इस्तीफा वापस ले। अलबत्ता सिराजुल हक की जानिब से इस हवाले से कोई जवाब नहीं दिया गया और उन्होंने कहा है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है, वो अपनी पार्टी के अंदर मुशावरत का अमल जारी रखेंगे। अपनी पार्टी के अंदर मुशावरत का अमल जारी रखेंगे। आजिज़ जमाली हमें अपडेट करा है थे आपका। आजिज़ जमाली, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आजिज़ ये भी बताएगा कि क्या देख रहे हैं कि क्या जो गवर्नर सिंध है वो उनको काल करने में कामयाब हो जाएंगे कि वो वजारत ना छोड़ें और वापस आ जाएं? जी देखिए, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कल शाम से लेके मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से राब्ते किए हैं। रात के उन्होंने मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह जो GDA के सरबराह हैं पीर पगारा से भी टेलीफोनिक राब्ता किया था। उससे कबल गवर्नर सिंध ने मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से राब्ता किया था। अभी इन्होंने आज जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक से राब्ता किया है। तो इस तरह गवर्नर सिंध अपने मिशन पे हैं और मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से उनके राब्ते जारी हैं। शायद मजीद रहनुमाओं को भी वो टेलीफोनिक राब्ता करें। गवर्नर हाउस के जराये का कहना है कि गवर्नर सिंध कहते हैं वो तमाम सियासी जमातों के गवर्नर हैं और उनके लिए तमाम सियासी जमातें यकसा तौर पे काबिल एहतराम हैं। लिहाजा इस वजह से गवर्नर सिंध की तमाम सियासी जमातों से राब्तों का एक सिलसिला है वो जारी है। जैसे मैंने बताया, फंक्शनल लीग के सरबराह से राब्ता किया, मुस्लिम लीग काफ के सरबराह से राब्ता किया, आज अमीर जमात इस्लामी से उन्होंने राब्ता किया। तो वो अपने एक राब्तों के इस मुहिम को जारी रखे हुए हैं ताकि मुल्क में इन तमाम सियासतदानों को ये कहा जाए कि मुल्क में जो इलेक्शन के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है
जो हुकूमत साजी का अमल है, ये तमाम लोग उसमें हिस्सा लें और मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ ले जाएं। मुल्क को इस्तेहकाम की जानिब ले जाया जाए, सब अपना हिस्सा लें। आज जमाली अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मोमिनाबाद टाउन इंतजामिया की जानिब से 38 साल बाद बैक वक्त 2 पार्कों की तामीर का आगाज़ कर दिया गया। म्यूनसिपल कमिश्नर जैन शाह के मुताबिक पार्कों में फौलादी मटीरियल इस्तेमाल नहीं होगा। मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, शहर कायद से मौसम सरमा की रुखसती हो रही है और मौसम जो है वो गर्म होता जा रहा है। इस सूरत हाल में एक मरतबा फिर शहरियों के जहनों में ये बात उजागर हुई है कि हरियाली को फ़रोग़ दिया जाए। ज़िले इंतज़ामिया हो या टाउन इंतज़ामिया, वो भी इस जानिब फोकस करती दिखाई दे रही हैं। मोमिनाबाद टाउन इंतज़ामिया की जानिब से एक ऐसा इक़दाम सामने आया है। UC4 में एक नहीं बैक वक्त 2 पार्क जो है उनकी तामीर के काम का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। UC4 के उस मकाम से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ जहाँ पे एक पार्क बनना है और इस पार्क में प्ले एरिया भी होगा, दीगर फैसिलिटी भी होंगी और इसके साथ ही मुंसलिक एक मकाम पर खवातीन के लिए पर्दा पार्क भी बनने को जा रहा है। UC4 के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं। 20 साल के बाद यहाँ पार्क बनने जा रहा है। इस इलाके में ना कोई ग्राउंड है, ना कोई हॉस्पिटल है यहाँ पर, ना कोई डिस्पेंसरी मौजूद है। आप पीछे देख सकते हैं एक डिस्पेंसरी मौजूद है, पता नहीं 20 साल पहले आबाद भी थी कि नहीं थी, लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारे आने के बाद इंशाल्लाह आबाद होगी। स्पेशल टाउन इंतजामिया का मशकूर और ममनून हूँ। 20 साल के बाद इस इलाके में एक पार्क बनाने जा रहे हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं वो भी 2 खवातीन पर्दा पार्क पीछे है और ये फैमिली पार्क इंशाल्लाह बनेगा। शाह साहब, आप म्यूनसिपल कमिश्नर हैं, आप मुझे ये बताइए कि पार्क की तामीर का आगाज़ तो कर दिया गया है, लेकिन पूरे शहर में जो नशा आवर अफराद हैं वो फौलादी मटीरियल जो है आयरन को नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ पे जो कितना फौलादी मटीरियल लगाया जाएगा और उसकी हिफाजत के लिए क्या इकदाम उठाए जाएंगे? यहाँ पे जब इस वक्त हम काम कर रहे हैं UC4 में सुपरविजन में इनकी हमारे जो चेयरमैन साहब हैं मलिक वारिफ आवान साहब और UC4 के चेयरमैन असद अमान साहब, इनके सुपरविजन में हम काम कर रहे हैं। डायरेक्टर पार्क जाहिद इकबाल भी साहब भी हमारे साथ हैं। इसमें हम कोई भी ऐसा मटेरियल यूज नहीं कर रहे जो कोई भी हीरोइन या कोई भी बंदा उठा के उसको बेच सके। हम इसमें ये सिमेंटेड जो वॉल्स हैं वो इसमें बना रहे हैं, होलो ब्लॉक्स इसमें लगा रहे हैं, तो कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है। तो हमारी 100% वसाइल के साथ कोशिश पूरी है और एज सून एज पॉसिबल इंशाल्लाह ये रेडी हो जाएगा। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि आवाम की ज़रूरत को मद्देनजर रखते हुए और माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए जो मोमिनाबाद टाउन की इंतजामिया है उसने बड़ा इनिशिएटिव ले लिया है। 2 पार्क UC4 में तामीर किए जा रहे हैं जो 1 माह में मुकम्मल करके आवाम के लिए खोल दिए जाएंगे। जी, ओल्ड सिटी एरिया में सीवरेज का मसला कैसे हल होगा, किसी के पास जवाब नहीं। सीवरेज कॉरपोरेशन के पंपिंग स्टेशन 12 में लोड शेडिंग सीवरेज के बदतरीन निज़ाम की सबसे बड़ी वजह करार देती गई। इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुनेद जावेद से। जी बिल्कुल, गार्डन शू मार्केट का ये इलाका कहलाता है और यहाँ पर शहरी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है इन दिनों, क्योंकि आज से 3 दिनों कबल जो है यहाँ पर एक इमारत के नीचे से जो गुजरने वाली मेन सड़क के ऊपर से जो गुजरने वाली सीवरेज की लाइन थी उसमें जो है वो छेद हो गया था, जिसकी वजह से इंतज़ामिया ने जो है वो इस पर काम शुरू नहीं करवा सकी है। इस वक्त इस पूरे अहाते के हम देख रहे हैं कि गटर जो है वो मुकम्मल तौर पर उबल रहे हैं और यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। यहाँ पर जूतों की भी मार्केट पहले हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर जो है वो मोबाइल मार्केट है और दीगर जो 3 मसाजिद के साथ एक इमाम बारगाह भी जो है इसी गली का एक हिस्सा है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। भाई ये बताएं क्या मसले मसाइल हैं, यहाँ पर सीवरेज का पानी क्यों खत्म नहीं हो रहा? रोज हमेशा का हो गया, हमेशा ये पानी निकलता ही रहता है। दोपहर 12 बजे से शुरू होता है, शाम तक ये पानी जारी रहता है आने का। अच्छा, यहाँ की जो UC के चेयरमैन है, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, आपने उनसे राब्ता किया? हमने तो काफी जानों को बोला है लेकिन कोई आता ही नहीं है। सब लोग आते हैं इधर बस देख के चले जाते हैं, लेकिन कोई काम करने वाला नहीं है। कम से कम ये मुसलसल 15 दिन से पानी निकल रहा है। वैसे हफ्ते में 3-4 बार निकलता था, बिलखुसूस जुम्मे वाले दिन मस्त निकलता है, नमाजियों का टाइम होता है और ये पानी निकलना शुरू हो जाता है और ये पूरी गली भर जाती है। यकीन करें हम लोग शॉप पे बैठ नहीं पाते, मोटे मोटे मच्छर, बीमारी, ना कस्टमर घुसता है ना कुछ। एक तो लाइटें नहीं होती, ऊपर से ये गंदा पानी सीवरेज का पानी निकल आता है। रमजान गार्डन में मस्जिद है, सना टेरिस में मस्जिद है, नूरानी गार्डन में मस्जिद है, सामने इमाम बारगाह है। माशाल्लाह 3 मस्जिद है इस गली के अंदर। यार सारे नमाजी हजरात को इतनी तकलीफ होती है, हर कोई परेशान होता है। आप देख ले। आपने वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन से कोई राब्ता किया कि भाई जिसको बनवाया जाए? दरखास्त दी हुई है, लेकिन इस पे कभी तक कोई 4 दिन हो गए दरखास्त जमा कराए हुए, और UC में भी जाके कहा है, अभी तक इसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ। ना सफाई होती है इधर, ना गाड़ियाँ आती हैं, और डब्बे, बल्कि डब्बे यहाँ पे कचरे के डब्बे पड़े थे वो भी उठा के ले गए वो।
देखिए जी, ओल्ड सिटी एरिया में टोटल 2 पंपिंग स्टेशन इस वक्त चल रहे हैं, इजेक्टर 12 और जिना पंपिंग स्टेशन। ये जो इलाका है ये जिना पंपिंग स्टेशन पे आता है, एक कदीमी पंपिंग स्टेशन है जो कि इस पूरे इलाके को कवर करता है, लेकिन मुस्तकिल जो है पंपिंग ना होने की वजह से यहाँ पर दुश्वारी का सामना है। सबसे बड़ी मुश्किल का सामना लोड शेडिंग का है। जब लोड शेडिंग होती है तो पंपिंग स्टेशन पर जो है वो लाइट चली जाती है, और जैसे ही लाइट जाती है तो यहाँ मोहल्ले का इलाके जो है वहाँ के गटर बनना शुरू हो जाते हैं। जी, यहाँ आपको बताया कि सिंध हुकूमत ने साबिक वज़ीर तालीम सरदार अली शाह के दौर में स्कूल्स के लिए खरीदे गए फर्नीचर की तीसरी बार तहकीकात शुरू कर दी। महकमा स्कूल तालीम ने 24 घंटों के अंदर तमाम रीजनल डायरेक्टर से दस्तियाब फर्नीचर का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे नुमाइंदा आज़ाद नोडियो से। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, निगरान सिंध हुकूमत ने साबिक वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह के दौर में महकमा स्कूल तालीम के अंदर खरीदे गए फर्नीचर की खरीदारी में मुबैना तौर पर करोड़ों की करप्शन की तीसरी बार तहकीकात करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से सिंध हुकूमत के अहकाम पर महकमा स्कूल तालीम ने तमाम रीजनल डायरेक्टर जिसमें कराची, हैदराबाद, शक्कर, लाड़काना, मिर्पुरा और बेनज़ीराबाद शामिल है, इनसे 24 घंटों के अंदर जो स्कूलों के अंदर फर्नीचर दस्तियाब है या उनको जितनी जरूरत है इस हवाले से तमाम तरीका जो है तलब कर लिया है। और फौरी तौर पर कहा गया है कि फौरी तौर पर ये रिकॉर्ड महकमा स्कूल तालीम को अरसाल करें। महकमा स्कूल तालीम के सिंध हाई कोर्ट में जमा कराया गया, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस सलाहुद्दीन पावर की बेंच जो है वो उस पर एक मामला जो इसकी अदालत में जेर समात है, जिसके बाद सिंध हुकूमत अदालत में रिकॉर्ड पेश करेगी। इस वक्त निगरान महकमा एंटी करप्शन वजीला इंक्वायरी इंस्पेक्शन टीम की तहकीकात के बाद तीसरी बार जो है तहकीकात का आगाज कर दिया है। अब रीजनल डायरेक्टर ये रिपोर्ट जैसे फराहम करेंगे उसके बाद फैसला अदालत करेगी किस तरह किस किस्म की कार्रवाई उन जिम्मेदारों के खिलाफ होनी चाहिए। जी आज़ाद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। निगरान सिंध हुकूमत का महकमा स्कूल तालीम में साबिक वज़ीर तालीम के दौर में असातिज़ा की जाली भर्तियों की फिर से तहकीकात कराने का फैसला किया गया है। इस पर भी मज़ीद तफसीलात जानेंगे। आज़ाद नोडियो हमारे साथ ही मौजूद हैं। जी आज़ाद। जी बिल्कुल, निगरान सिंध हुकूमत ने साबिक वज़ीर तालीम की मसले के दौर में असातिज़ा की मुबैना तौर पर गैर कानूनी की गई भर्तियों की जो एक बार फिर से तहकीकात करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से सिंध हुकूमत ने ज़ेर इल्तवा तहकीकात का अमल जो दोबारा शुरू करने के हवाले से चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद फ़खर आलम इरफान ने रशीद अहमद अब्दुल सोलंकी जो इस वक्त सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज है उनको तहकीकात करके 15 दिन के अंदर रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से इसके कबल ये तहकीकात डायरेक्टर तालीम मिसुगास जलील अहमद लाशारी के खिलाफ जारी थी, जो डायरेक्टर स्कूल तालीम अजीज़ुल्लाह ओडो कर रहे थे, लेकिन वो 20 ग्रेड के अफसर मुलाजमत से रिटायर्ड हो गए, जिसके बाद ये तहकीकात अब्दुल रशीद सोलंकी के सुपर्द कर दी गई है। अजीज़ुल्लाह ओडो ने तहकीकात के अमल को सुस्तरवी का शिकार रखा और तहकीकात मुकम्मल नहीं की, जिसके बाद वो तहकीकात इल्तवा का शिकार हो गई। जलील अहमद लाशारी जो साबिक डायरेक्टर स्कूल तालीम है उन पर मुबैना तौर पर इल्जाम है कि उन्होंने 2012 में तीर मरल के दौर में गैर कानूनी सजा की भर्तियां की, लेकिन तहकीकात का अमल इल्तवा का शिकार था। एक बार फिर से उनके खिलाफ तहकीकात करने का फैसला किया गया है और 15 दिन के अंदर रिपोर्ट जो है अब्दुल रशीद सोलंकी से चीफ सेक्रेटरी ने तलब कर ली है। जी रिपोर्ट तलब कर ली गई है। आज़ाद नोडियो अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि शहर कायद में दुकानदार मनमाने दामों सब्जी और फल बेचने लगे। कमिश्नर कराची की जारी करदा रेट लिस्ट पर अमल दरामद ना हो सका। शहरी महंगे दामों फल और सब्जियां खरीदने पर मजबूर हैं। तफसीलात जानेंगे सबा परवेज की रिपोर्ट में। कराची में कमिश्नर कराची के मुकर्रर करदा नरखों पर सब्जी और फलों की फरोख्त ख्वाब बन गई। मुनाफाखोरों ने सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद ना करने की ठान ली। टमाटर 50 रुपए की बजाय 100 रुपए, भिंडी 125 रुपए इजाफे से 280 रुपए किलो तक में फरोख्त होने लगी। बंद गोभी 75 की बजाय 180 रुपए किलो पर दस्तयाब हैं। इसके अलावा आलू और प्याज के सरकारी दाम ही मुकर्रर नहीं किए गए, जिसका फायदा उठाते हुए मुनाफाखोरों ने आलू 60 की बजाय 80 और प्याज 200 की बजाय 240 रुपए में फरोख्त करना शुरू कर दिया। सब्जियों के साथ फल भी सरकारी नरखों पर फरोख्त नहीं किए जा रहे हैं। अमरूद 140 के बजाय 60 रुपए इजाफे से 200 रुपए किलो दस्तयाब हैं। लाल सेब भी 240 के बजाय 360 रुपए पर ही विराजमान है। किन्नू 190 के बजाय 260 रुपए दर्जन हो गए। केला भी 121 के बजाय 160 रुपए दर्जन में दस्तयाब है। फल और सब्जी महंगे होने पर ताजिरों का भी रद्द-ए-अमल सामने आ गया। दुकानदार कहते हैं मंडी से माल ही महंगा मिल रहा है तो सस्ता कैसे बेचें। असल बात यह है कि कमिश्नर रेट जो है वो कोई फॉलो कर नहीं सकता, इस वजह से कि अगर एक चीज़ हमें मंडी में मिले उस दाम पे तो दाम के दाम भी अगर हो सके तो हम बेच लेंगे, मसला नहीं है। अगर एक चीज़ कमिश्नर के रेट में 50 रुपये और मंडी से 80 रुपये मिल रहा हो तो कौन बेच सकता है। कराची में महंगी सब्जी और फलों की फरोख्त मामूल बन चुकी है। दुकानदार कमिश्नर कराची के मुकर्रर करदा रेट लिस्ट पर अमल दरामद नहीं करते।
यही वजह है कि अवाम को रिलीफ नहीं मिलता, जो मुतालिका इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन सज्जाद के साथ सबा परवेज, सिटी 21। अहलियान कराची को गैस मसाइल से निजात न मिल सकी। शहर के मुख्तलिफ इलाके गैस बहरान से मुतासर हैं। बल्दिया टाउन, नॉर्थ नाज़िमाबाद, अवामी कॉलोनी और लियाकताबाद में गैस मसाइल बरकरार हैं। औरंगी टाउन, करंगी और साइड समेत मुख्तलिफ इलाके भी मुतासर हैं। शहरियों का कहना है कि दिन में किसी भी वक्त गैस प्रेशर में कमी या बंदिश हो जाती है। लकड़ियों और गैस सिलेंडर के इस्तेमाल से अखराजात बढ़ गए हैं, जबकि SSGC के शिकायती मराकज़ पर कोई सुनवाई नहीं होती। इंतखाबी नताज तनाज़ात केस एडवोकेट जिब्रान नासिर का चीफ जस्टिस से मुकाबला आरोप पाबंद है। उम्मीदवार के सामने नताज तैयार करें। चीफ जस्टिस जिसने जो करना था कर दिया, अब इन बातों का फ़ायदा नहीं, अब जो ऑप्शन है वो इस्तेमाल करें। केस की समाअत जारी है। मज़ीद जानेंगे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़। बिल्कुल, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में कराची के 40 से ज्यादा कौमी और सूबाई हल्कों के इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत चीफ जस्टिस कमीशन और का कहना है कि लाहौर हम दरख्वास्त मुस्तरद करती हैं, जिस पर हलीम आदिल शेख के वकील का कहना था कि रात गए इन्हें 238 से MQM के उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि रात गए कैसे नोटिफिकेशन जारी हो गया जब दरख्वास्त यहाँ ज़ेर अल्तवा है, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील का कहना था कि एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो 2 बेंच है वो बनाती है। वकील इलेक्शन कमीशन ने मौका पक्का दिया कि जो दरख्वास्तें आ रही हैं उन पर कार्रवाई हो रही कमीशन के पास जाना चाहिए, जिस पर दरख्वास्तदार के वकील बैरिस्टर सलाउद्दीन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्तों पर फैसला करने तक अपनी नोटिफिकेशन जारी करने से रोका जाए। अदालत ने रिमार्क दिए कि जब इतना वक्त बाकी था तो NH 238 का नोटिफिकेशन 12 फरवरी की रात क्यों निकाला गया, ऐसी भी क्या जल्दी दी इलेक्शन कमीशन को। लिहाजा जिब्रान नासिर जो है वो भी दरख्वास्तदार के वकील है, उनका भी है कि आरोप पाबंद है कि उम्मीदवार के सामने नताइज जारी करे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि जिसने जो करना था कर दिया, अब उन बातों का फायदा नहीं है, अब जो ऑप्शन है वो इस्तेमाल करें। इलेक्शन कमीशन के पास शिकायत सुनने और फैसला करने का अख्तियार है। बैरिस्टर सलाउद्दीन ने ये अदालत में मौका कि जावेद हाशमी समेत 6 केसेज हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के मुतनाज़ा फैसलों के जारी किया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किया कि यहाँ पे सूरत के हाल मुख्तलिफ है, नताइज जारी हो चुके हैं, फॉर्म 47 जो है वो जारी हो चुका है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमा किया है कि आप बयान दें कि दरख्वास्तों को मुकर्ररा मुद्दत में निपटा देंगे। अदालत ने यह भी इस्तफसार किया है कि कानून क्या कहता है, उन शिकायत पर फैसला देने के लिए कितना वक्त जो है वो दरकार होता है। लिहाजा इस वक्त भी जो है अदालत के अंदर समाअत जारी है। जी मुमताज़ जमाली, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। गुज़श्ता माली साल के 7 माह के मुकाबले रवा माली साल तरसीलात ज़र में 50 करोड़ डॉलर्स कमी हुई। पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स ने खदशात का इज़हार कर दिया। अदनान पराचा ने कहा कि इलेक्शन के बाद अब गैर यकीनी सूरत हाल ख़त्म होगी। मज़ीद जानते हैं अशरफ खान से। तरसीलात ज़र का जो अदद शुमार है बहुत अच्छा है। जनवरी 23 के मुकाबले जनवरी 24 में जो 26% का इजाफा हुआ है तरसीलात ज़र में 2 अरब 40 करोड़ डॉलर आई है। लेकिन साथ ही देखा जाए साल 2023 में 8.5 लाख लोग गए हैं बैरून मुल्क, लेकिन इसके बावजूद जो है ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है। क्या वजूहत है जानते हैं पाकिस्तान ओवरसीज़ प्रमोटर जो हैं उनके माहिर अदनान पराचा उनसे कि क्या वजूहत बनी कि सिर्फ 2 अरब 40 करोड़ डॉलर आए। जी देखें, हमें पिछले गुज़िश्ता कई महीनों से हम ये देख रहे हैं कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का एतमाद बहाल नहीं हो पा रहा और रेमिटेंसेस का जो हमारा जो आ रही हैं पिछले 7 महीनों में, जो कि अगर कंपेयर करें फिस्कल ईयर 2022-23 के मुकाबले में तो बेहतरी नहीं आ पा रही। देखें, बेहतरी लाई जा सकती है। 50 करोड़ डॉलर की कमी आई है अगर फिस्कल ईयर्स को कंपैरिजन करें 7 महीनों को। तो इसकी वजह ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को एतमाद में लेने की ज़रूरत है। हमारे जो वर्क फोर्स जो है जो कि 2023 में 8,62,000 वर्क फोर्स गई, जो कि 2022 के मुकाबले में कुछ हज़ार ज़्यादा थी। और हमारे इन्फ्लेशन के फिगर्स हमारे 2023 में थोड़े बड़े थे, जिसकी वजह से बेरोज़गारी में इजाफा हुआ था और हमारी वर्क फोर्स ज़्यादातर उनका रुझान इस टाइम पे बाहर जाके नौकरी करने की तरफ देखने में आ रहा है।
और मैं इस मौके पे निगरान गवर्नमेंट ने भी, जो हमारे निगरान सेटअप था, उन्होंने वफाकी इदारों के अंडर क्रैक डाउन भी किया था। डॉलर माफिया के ख़िलाफ़ जो कि हुंडी हवाला के अंदर मुलव्वस थे, उनके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन किया था, जिससे डॉलर्स के अंदर बेहतरी देखने में आई थी हमारे गुज़िश्ता साल 2023 के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि इस टाइम पे हमारी जो इलेक्शंस हो चुके हैं, इलेक्शंस के बाद हमारी जो अनसर्टन एक पोजीशन थी, एक पॉलिटिकल, वो अब स्टेबिलिटी की तरफ हमारे मुल्क को जाना चाहिए। और हम जो पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी हैं या समंदर पार हमारे जो पाकिस्तानी हैं, उसको इलेक्शंस के बाद हमारी जो भी गवर्नमेंट आती है उसको एक पॉजिटिव सोच में लेना पड़ेगा, ताकि हमारी आने वाली। और नाज़रीन, सियासी बेयकीनी के असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स में 357 से ज़्यादा पॉइंट्स की कमी हो गई है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे। अयाज राना हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज राना बताएगा, मुसलसल मंदी देखने में आ रही है, कारोबार की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि जो सियासी गैर यकीनी है अब तक, क्योंकि इलेक्शंस के बाद से हम देख रहे हैं कि 3 सेशंस हो चुके हैं, उसके अंदर मुसलसल जो है वो गिरावट देखी जा रही है, जिसके बाद इसमें 4000 से ज़ायद पॉइंट्स जो हैं वो 100 इंडेक्स में माइनस हुए। लेकिन आज का दिन कुछ कह सकते हैं कि जब सुबह 1552 पॉइंट्स नेगेटिव हुए, उसके बाद से मार्केट ने कुछ रिकवरी, जिसको शॉर्ट रिकवरी कहते हैं, वो की। और 350 से 350 पॉइंट्स जो है वो नेगेटिव हैं। 59,000 की सतह पे इंडेक्स गया, लेकिन अब 60,700 के करीब जो है उस वक्त 100 इंडेक्स ट्रेड हो रहा है। बात यही है कि अब तक क्लियर इलेक्शंस के अंदर रिजल्ट नहीं आए कि किसकी हुकूमत बनेगी। अगर ये इबाम नहीं रहता तो यकीनन मार्केट एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाती, लेकिन अब तक ये मखलूत हुकूमत बनने जा रही है, जिसकी वजह से ये जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो सख्त फैसले लेने हैं मईशत को, उसके हवाले से क्या इकदाम होंगे, क्योंकि जो हुकूमत आएगी फिर पता चलेगा कि कौन सा वजीर ख़जाना होगा और वो कौन कैसे फैसले ले सकेगा। क्या यही वजूहत हैं? उसके जानने के लिए हमारे साथ इन्वेस्टर हैं, वो नाम जो जिब्रान, उनसे जानते हैं कि आप लोगों में क्या इबाम है जो मार्केट को सेंटिमेंट्स इतने नेगेटिव हो गए 3 सेशंस के अंदर। देखिए, जब से इलेक्शन हुआ इसके बाद जो है तकरीबन तीसरा सेशन है, लेकिन 4000 से ज़्यादा पॉइंट की कमी हो गई थी और अब थोड़ी सी रिकवरी आना शुरू हुई है। इसकी जो बुनियादी वजह जिस तरह आप कह रहे हैं कि अभी तक क्लियर के हवाले से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सारी फैक्टर है जिसकी वजह से इन्वेस्टर थोड़े से कॉशियस हैं और डिसीजन लेने में थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये इन्वेस्टर बता रहे हैं, यही एक अहम वजह बनी जिसकी वजह से लोग रिकवरी कर रहे हैं। अयासाना हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कोरंगी में डाकू राज बरकरार। थाना अवामी कॉलोनी की हदूद में सुबह सवेरे डकैती की वारदात सामने आई है। मज़ीद जानेंगे शासिब हुसैन से। शहर कायद में जराइम की वारदातें थम नहीं सकी। मैं इस वक्त कोरंगी 3.5 नंबर पर मौजूद हूँ और ये अवामी कॉलोनी थाने की हदूद है, जहाँ सुबह सवेरे 2 होटलों को जो है लूट लिया गया है। तकरीबन 50,000 से ज़ायद की जो रकम है वो लूटी गई है और 2 होटल, एक खाने का होटल और एक चाय का होटल जो है लूटा गया है। पहले हम आते हैं, बात करते हैं चाय होटल के जो मालिक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या बताएगा, कैसे वारदात हुई, कितने लोग थे? 3 बंदे आया था, मैं मोबाइल में बात कर रहा था। एक बंदे ने मोबाइल हाथ से छीना, दूसरे ने पिस्तौल यहाँ रखा, 20,000 पे कैश लिया हमसे और फिर एक बंदा बाइक के अंदर गया, हमारा बंदे से मोबाइल छीना और बराबर वाला से मोबाइल छीना। 5 मिनट के अंदर सबको सिमट के चला गया। यहाँ पर जो है खाने के होटल के जो मुलाजिम हमारे साथ मौजूद हैं, आप लोग से कितनी रकम जो है छीनी गई है और पुलिस की जानिब से क्या दावा किया जा रहा है? 50,000 रुपये हमारे से छीने, 6 मोबाइल है। हम लोग सुबह 8:30 बजे होटल खोले। होटल खोलते हुए वो लोग आ गए, 3 बंदे थे, 2 बंदे नीचे उतर के आए, एक नीचे चैम्बर के सामने खड़ा हुआ था। जो उस लोगों ने यही बोला, जो नीचे उतर के आएगा हम शूट कर देंगे, यही बात है। बिल्कुल, पुलिस की जानिब से जो है दावा किया जा रहा है कि अतराफ की जो CCTV फुटेजेस हैं वो हासिल करके मजीद जो मुल्ज़िमान हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है छापे मारे जाएंगे। जी। सिंध हाई कोर्ट में इंतखाबी नताज तनाज़ात केस की समाअत हुई है। सिंध हाई कोर्ट ने तमाम दरखास्तें निपटा दी हैं। मज़ीद जानेंगे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़। बिल्कुल, आम इंतखाबात में नताइज के खिलाफ 40 दरखास्तों पर आज समाअत हुई है। समाअत चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस अब्बास की सरबराही में अपनी बेंच में की है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को कराची से कौमी और असेंबली के 40 हल्कों के इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरखास्त पर फैसला सुना दिया है। अदालत का दरख्वास्तदारों को इलेक्शन कमीशन से रिव्यू करने का भी हुक्म दे दिया है। सुनाई कोर्ट ने तमाम दरख्वास्तें निपटा दी है। अदालत ने रिमार्क किए कि इलेक्शन कमीशन फैसला करे। चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क किए हैं कि इलेक्शन कमीशन को सारा कानून मालूम है, मगर अब बात यह है कि इलेक्शन कमीशन की गुडविल होनी चाहिए। लिहाजा 40 के करीब जो है दरख्वास्तें दायर की जा चुकी थी, जिसमें
قومی اسمبلی کے حلقے اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں کے نتائج چیلنج کیے گئے تھے. عدالت نے ان تمام درخواستوں جو ہے وہ نمٹا دیا. جی عدالت نے تمام درخواستیں نمٹا دی ہیں. ممتاز ہماری اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کا شکریہ.